सबसे पहले तो व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या होता है? जो बचपन में डेफिनेशन पढ़ते आते थे, नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और अ थिंग, वो डेफिनेशन अधूरी थी, वो डेफिनेशन पूरी नहीं थी। नाउन सिंपली क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एकदम सही बोला नवीन शर्मा ने, उसे पॉइंटर थिंग होती है या फिर नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। अगर मैंने किसी भी चीज को कोई नाम दे दिया तो वो नाम क्या हो जाता है? वो नाउन, नाम एक नाउन हो जाता है। अब सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन हमारे 5 तरीके के होते हैं। उससे भी पहले आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कोई शब्द एक नाउन है? आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, आप उस वर्ब से, आप 2 लोगों से क्वेश्चन पूछोगे, या फिर आप वर्ब से क्वेश्चन पूछोगे, या फिर आप प्रपोजिशन से क्वेश्चन पूछोगे। आपने वर्ब से क्वेश्चन पूछा व्हाट, जो शब्द आपको आंसर देगा वो क्या होगा? नाउन होगा। आपने प्रपोजिशन से क्वेश्चन पूछा व्हाट, जो शब्द आपको आंसर देगा वो नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हेल्थ इज वेल्थ, बताइए इस दोनों सेंटेंसेस में कौन कौन से नाउन है? मैंने एक और सेंटेंस लिखा आई वेंट होम, मैंने एक और सेंटेंस लिखा आई विजिटेड आगरा, मैंने एक और सेंटेंस लिखा आई लिव इन न्यू दिल्ली। चलिए बताइए कौन कौन से वर्ड्स नाउन है, कौन कौन से वर्ड्स नाउन नहीं है। क्या मैं कह सकती हूँ व्हाट इज वेल्थ? क्या वेल्थ है? भाई हेल्थ है, आंसर मिला। कहने से ये नाउन है। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज व्हाट? कहने से हेल्थ नाउन है, वेल्थ नाउन है। वेल्थ का मतलब क्या होता है? धन। तो हेल्थ एक सबसे बड़ा धन है हमारा, ठीक है। आई वेंट व्हाट, क्या आंसर मिला? मैं क्या गई? आई वेंट व्हाट, क्या कोई आंसर मिला? आई वेंट व्हाट। आई वेंट वेयर का आंसर मिला है बच्चा, आई वेंट व्हाट का आंसर नहीं मिला। अभी जब मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको बताऊंगी जो वर्ड वेयर का आंसर देता है वो वर्ड एडवर्ब होता है, वो नाउन नहीं होता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये नाउन नहीं है? आई वेंट व्हाट, आई वेंट व्हाट, क्या कोई सेंस भी बन रहा है? नहीं बन रहा भाई। आई वेंट व्हाट नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया? होम जो है नाउन नहीं है। आई विजिटेड व्हाट, मैंने क्या विजिट किया? मैंने क्या विजिट किया? मैंने आगरा विजिट किया। कहने से नाउन है? हाँ जी एकदम नाउन है। आई लिव इन व्हाट, मैं कहा क्या? आई लिव इन व्हाट मिला? न्यू दिल्ली। कहने से क्या है? नाउन है। तो प्रपोजिशन लगा होगा तो उसके आगे नाउन ही आएगा, क्योंकि प्रपोजिशन नाउन्स को ही कनेक्ट करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वर्ब के आगे नाउन ही आए, वर्ब के आगे कुछ भी आ सकता है। क्या आइडेंटिफाई करना आया कि हम नाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? किसी भी बच्चे को आइडेंटिफिकेशन में कोई भी डाउट? नाउन ढूंढ लोगे सेंटेंस में? चलिए न्यू दिल्ली कैसे नाउन है बच्चे? प्रपोजिशन जो होता है, प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन होता है जो नाउन्स, दो नाउन्स को या दो प्रोनाउंस को कनेक्ट करता है। आई लिव व्हाट का तो आंसर नहीं मिल रहा था, लेकिन आई लिव इन व्हाट, आई लिव इन व्हाट, आई लिव इन न्यू दिल्ली आंसर मिला। तो यहाँ पे क्या हो गया? न्यू दिल्ली नाउन हो गया। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखती आई वेंट टू होम, अब क्या मैं बोल सकती हूँ आई वेंट टू होम? मैं होम अब नाउन हो गया। अब जो होम है वो नाउन हो गया क्योंकि वो प्रपोजिशन के बारे में बता रहे हैं। न्यू दिल्ली नाउन था क्योंकि वो प्रपोजिशन के बारे में बता रहा था। लेकिन आई वेंट होम में होम नाउन नहीं था। तो क्या मैं कह सकती हूँ एक शब्द नाउन का भी रोल प्ले कर सकता है, एडवर्ब का भी रोल प्ले कर सकता है, एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर सकता है? हमें उस शब्द पे फर्क नहीं पड़ता, उस शब्द का यूसेज हमें देखना होता है, कैसे वो शब्द यूज हुआ है। हमारी ओल्ड इंग्लिश कहती थी, पुरानी इंग्लिश कहती थी कि शब्द जो होते हैं अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन फंक्शनल इंग्लिश क्या कहती है? दो इंग्लिश होती है, एक होती है थ्योरेटिकल इंग्लिश, एक होती है फंक्शनल इंग्लिश। थ्योरेटिकल इंग्लिश पहले यूज होती थी, आज के टाइम में जो यूज होती है वो फंक्शनल इंग्लिश होती है। फंक्शनल इंग्लिश क्या कहती है बच्चे? फंक्शनल इंग्लिश कहती है कि वर्ड जो है किस पर डिपेंड होता है? वर्ड जो होता है वो उसके यूसेज पे डिपेंड होता है, ना कि उसकी डेफिनेशन पे डिपेंड होता है।
एक ही वर्ड था होम, वो वर्ड यहाँ पे एडवर्ब था और वही वर्ड होम यहाँ पर नाउन था। क्लियर सभी को? नोट करते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा सभी लोग, एक बार नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो पूछते हुए चलेगा बच्चे। ये बिल्कुल प्री प्लस मींस का बैच है। इस बैच के बाद आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कोई भी छोटा से छोटा डाउट हो पूछते हुए चलेगा, नोट्स बनाते हुए चलेगा, जिंदगी भर ये नोट्स आपको काम में आए। डन एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चीज पे आते हैं। अगली चीज है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नाउन। हमारे 5 तरह के नाउन्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला नाउन जो होता है दैट इज प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ मटेरियल नाउन। अगर मैं आपसे पूछती हूँ मैंने किसी चीज को पर्टिकुलर नाम दिया, मैंने बोला राम, श्याम, घनश्याम, बलराम, न्यू दिल्ली, आगरा, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में मैंने बात करी, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? वो मेरा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल राम, फॉर एग्जाम्पल आगरा, फॉर एग्जाम्पल सचिन। अगर मैंने किसी जनरल चीज के बारे में बात करी, मैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं करी, मैंने किसी जनरल चीज के बारे में बात करी, फॉर एग्जाम्पल बॉय, फॉर एग्जाम्पल सिटी, फॉर एग्जाम्पल टीचर, राइट, फॉर एग्जाम्पल प्लेयर, ये क्या हो गए? कॉमन नाउन्स। अगर मैंने किसी ग्रुप के बारे में बात करी, फॉर एग्जाम्पल क्लास, फॉर एग्जाम्पल टीम, आर्मी, ज्यूरी किसका ग्रुप होता है? जजेस का, राइट, ज्यूरी, तो वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। अगर मैंने किसी ग्रुप के बारे में बात की है कलेक्टिव नाउन, किसी जनरल चीज के बारे में बात की है कॉमन नाउन, और किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की है वो क्या हो गया? वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एब्स्ट्रैक्ट टैंजिबल होते हैं। What do you mean by intangible nouns? जिनको आप टच नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? इसमें क्या मैं कह सकती हूँ आपकी फीलिंग्स आ सकती हैं, इसमें कोई क्वालिटी आ सकती है, इसमें कोई कंडीशन आ सकती है, हाँ जी, इसमें कोई स्टेट, हाँ फीलिंग्स में आ गया बच्चे इमोशन, स्टेट आ सकता है, इसमें कोई एक्शन आ सकता है। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ये सारी चीजें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो अगर मैं बोलूं लाफ्टर, क्या किसी की हंसी को आप टच कर सकते हो? हंसी को केवल फील कर सकते हो कि वो हंस रहा है, आप उसके हंसी को टच नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं गरीबी, आप गरीबी को देख नहीं सकते, आप गरीबी को फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन को टच नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हो केवल। तो ये सारे के सारे कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, ऑनेस्टी, राइट, ब्रेवरी, राइट, एक बार नोट कर लीजिए सभी लोग। हाँ, स्टेट में क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी एक स्टेट है, एक अवस्था है। अनअकैडमी मग कौन सा नाउन होगा बताइए? मैंने इससे अनअकैडमी मग एक कॉमन नाउन होगा, जनरल चीजों की बात कर रही हूँ। सेकेंड बच्चे पोवर्टी का मीनिंग क्या होता है? गरीबी। अच्छा, अमीरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गरीबी सबको पता है, पॉवर्टी होता है। अमीरी क्या होता है? नहीं, रिचर नहीं होता, रिचनेस भी अमीरी तो नहीं होता। वेल्दी तो एडजेक्टिव होता है बच्चे, रिच भी एडजेक्टिव होता है, लग्जरी तो कुछ और ही होता है, वेल्दी एडजेक्टिव होता है। अमीरी नाउन बताइए क्या होता है? किसी को नहीं पता। गरीबी के बारे में सबको पता था, अमीरी का किसी को वर्ड नहीं पता, तभी इंडिया गरीब है। अमीरी को क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी। हाँ, ऑप्युलेंस भी बोल सकते हैं, राइट। अमीरी इज प्रॉस्पेरिटी।
एफ्लुएंट बोल रहे थे, एफ्लुएंट नहीं, एफ्लुएंस। एफ्लुएंट एक एडजेक्टिव है, हमें नाउन्स बताने। चलिए नोट कर लिया। हाँ, संपूर्णता, राइट। हाँ, अनअकैडमी मग में, अनअकैडमी बच्चे नाउन नहीं होगा, अनअकैडमी मग में अनअकैडमी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अभी हम एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम नाउन्स की बात कर रहे हैं। फीलिंग्स के बाद है क्वालिटी। अच्छा, मटेरियल नाउन क्या होगा? मटेरियल नाउन होता है रॉ मटेरियल, जिस चीज से दूसरी चीजें बनी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से मटेरियल नाउन हो सकते हैं? प्लास्टिक, गोल्ड, ऑयल, शुगर, जिससे दूसरी चीजें बनती है, सिल्वर, वो क्या हो गया, वो हमारा मटेरियल नाउन हो गया। नाउन्स के टाइप में कोई भी डाउट किसी बच्चे को? एनी डाउट्स एनीवन इन द टाइप्स ऑफ नाउन? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगली चीज पर आते हैं। अगली चीज है हमारे केसेस ऑफ नाउन। अब हम बात करेंगे केसेस ऑफ नाउन्स की। तो सबसे पहला केस जो होता है हमारा नाउन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, राम आस्क्ड श्याम अबाउट बलराम्स बुक। राम ने श्याम को पूछा बलराम की किताब के बारे में। चलिए बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हाँ बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन में आर्टिकल यूज नहीं होता। हाँ जी, एक बार हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तो कहने से ये सब्जेक्टिव केस है नाउन का। जो वर्ब से पहले आता है वो कौन सा केस हो जाता है? जो वर्ब से पहले आता है वो हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाता है, राइट। अगर मैं आपको इसी सेंटेंस में पूछूं ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? जो वर्ब के बाद आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो एकदम सही बोला, श्याम क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। अगर राम हमारा सब्जेक्टिव केस के अंदर है तो श्याम किसके अंदर हो गया, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अगर मैं आपसे पूछूं पजेसिव केस क्या होगा? पजेसिव केस क्या दिखाता है, उस चीज पर किसका हक है। पजेसिव केस क्या दिखाता है, ओनरशिप। हक किसका है उस चीज पर, ओनरशिप क्या दिखाता है हमें पजेसिव केस, किसका हक है। तो किसकी किताब है भाई, बलराम की किताब है। तो बलराम यहाँ पे कौन सा केस हो गया, पजेसिव केस। क्या ये तीनों केस समझ में आए? क्या ये तीनों केस समझ में आए? सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पजेसिव केस क्या होता है? क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को? चलिए अब इस पजेसिव केस को ही डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। नोट इट डाउन एवरीवन। यस मनीष सिंह, आई विल टेक सम स्पेशल क्लासेस। हाँ मैं लूंगी स्पेशल क्लासेस, टाइम की थोड़ी सी कमी हो जाती है जिसकी वजह से नहीं हो पाती, बट इस बार मैंने पूरा प्लान किया। आप लोगों को मैंने प्रॉमिस भी किया था पिछली बार कि मैं एसएससी में बहुत सारी क्लासेस लेके आऊंगी, एंड डेफिनेटली पूरी प्लानिंग अब यही है, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है पजेसिव केस को डिटेल में पढ़ते हैं कि पजेसिव केस आखिर मतलब क्या होता है, पजेसिव केस होता क्या है आखिर, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पजेसिव केस को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस मुझे क्या दिखाता है कि उसका हक उस चीज पर है। क्या मैं ये बात कह सकती हूँ कि अपोस्ट्रोफी एस केवल नाउन्स के साथ यूज होता है? आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं जहां पे ऐसे लिखा होता है आर्स, हर्स। कहना से ये जो है वो एकदम गलत है, क्योंकि पजेसिव केस जो होता है वो केवल और केवल नाउन के साथ यूज होता है। पजेसिव केस कभी भी प्रोनाउन के साथ यूज नहीं होता। वी नेवर यूज पजेसिव केस विद प्रोनाउंस। अगली बात,
आपसे बोलूं अपॉस्ट्रोफी एस हम किसके साथ लगाते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस केवल लिविंग थिंग्स के साथ ही यूज होता है। एक तो नाउन्स के साथ यूज होता है और एक लिविंग थिंग्स के साथ ही यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं होता। तो अगर मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा कार्स टायर्स, तो क्या ये सही होगा? अगर मैंने लिखा पेन्स इंक, तो क्या ये सही होगा? नहीं। अगर मुझे इसको सही करना होगा, मैं सही कैसे करूंगी? द टायर्स ऑफ कार। हाँ, अगर मुझे नॉन लिविंग थिंग्स साथ यूज करना एकदम से बोला टायर्स ऑफ कार, मैं इसको कैसे सही करूंगी? इंक ऑफ पेन। तो एपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो हमारा केवल और केवल लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। चलिए, अब क्या इस चीज में कोई एक्सेप्शन भी होता है? हाँ जी, डेफिनेटली इस चीज में एक्सेप्शंस भी होते हैं। चलिए उन एक्सेप्शंस को देखते हैं। नोट कर लिया? नोट करते हुए जरूर चलिएगा। चलिए, अब मैं एक बार एक्सेप्शंस की बात करती हूँ कि हम पॉजेसिव नाउन में या पॉजेसिव केस में एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एक्सेप्शंस हमारे होते हैं। अच्छे से नोट कीजिएगा। जब भी हम किसी डेट की बात करेंगे या किसी टाइम की बात करेंगे, जब भी हम किसी जगह की बात करेंगे, प्लेस की बात करेंगे, जब भी हम किसी हेवनली बॉडीज कौन सी होती है? सन, मून, स्टार्स, उनकी बात करेंगे। जब भी हम किसी इडियम की बात करेंगे, मतलब किसी मुहावरे की बात करेंगे, जब भी हम किसी यूनिट की बात करेंगे, किलोग्राम, टन, उसकी बात करेंगे, जब भी हम पर्सोनिफिकेशन की बात करेंगे। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैं बताती हूँ पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है। इन सभी के सभी केसेस में हम एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड। इन सारे केसेस में हमारा एपोस्ट्रोफी एस यूज हो सकता है। चलिए देखते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस कैसे कैसे यूज हो सकता है। सबको एक एक करके देखते हैं। पहले एक बार एक अच्छी सी टेबल बना लीजिएगा। हाँ, वो मैं बताऊंगी, अभी बना रही, डोंट वरी। चलिए, अगर मैं डेट, टाइम या किसी डे की बात करती हूँ तो मैं एपोस्ट्रोफी एस लगा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दिवालीज सेलिब्रेशन। मैंने लिखा टुडेज न्यूज। जब भी हम किसी डे की, टाइम की कोई भी बात करेंगे, हम वहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, वो हमारा गलत नहीं होता। मैं किसी प्लेस की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इंडियाज वेदर, मैं एपोस्ट्रोफी एस लगा सकती हूँ। मैं किसी हेवनली बॉडी की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल द सन्स रेज, एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। मैं किसी ईडियम की बात करूं, ईडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरा। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे इस मुहावरे का मतलब बता सकता है? एट अ स्टोन्स थ्रो। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? बहुत नजदीक। इसका मतलब क्या होता है? एकदम से बोला, वेरी नियर, बहुत नजदीक। में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकती हूँ। मैं किसी यूनिट की बात करूं, मैंने यूनिट लिखी अ किलोग्राम्स वेट, मैं वहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगा सकती हूँ, बिल्कुल भी गलत नहीं होता। तो बात आती है पर्सोनिफिकेशन आखिर किस चिड़िया का नाम है? पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चे मानवीकरण। एक बार समझते हैं कि ये मानवीकरण क्या होता है। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एक बार नोट कर लो इसे। कर लिया नोट? डन एवरीवन? चलिए, केवी वाले का मतलब, केवी का कहाँ लिखा है मैंने? केवी किलोग्राम, केजी।
केजी, किलोग्राम्स, किलोग्राम क्या है यहाँ पे? यूनिट है। 1 किलोग्राम का वेट कितना होता है? 1 किलोग्राम इतना होता है। टन्स वेट, 1 टन का वेट ना उठाना बड़ा मुश्किल है, तो अपोस्ट्रोफी वहां पे यूज कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। Let us try to understand what is personification. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को कैसे ट्रीट करते हो, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मान लेते हो, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मान लेते हो, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, अपॉर्चुनिटीज नॉक इज हर्ड ओनली वंस। अवसर जो है दरवाजे पर केवल एक ही बार दस्तक देता है। अवसर हमारे दरवाजे पर सिर्फ एक बार आता है। क्या मैं कह सकती हूँ नॉक करना किसी लिविंग थिंग का काम है? खटखटा केवल कोई लिविंग चीज ही सकती है। खटखटा केवल कोई लिविंग चीज ही सकती है। यस और नो? अपॉर्चुनिटी जो है वो नॉन लिविंग है। अपॉर्चुनिटी जो है वो नॉन लिविंग है। तो मैंने नॉन लिविंग को ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो एक लिविंग थिंग है। मैंने नॉन लिविंग को ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो जब भी आप किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे ट्रीट करोगे, वो लिविंग थिंग है, वो किसके अंदर आएगा? वो पर्सोनिफिकेशन के अंदर आएगा। और पर्सोनिफिकेशन के केस में अपोस्ट्रोफे एस जो होता है वो एकदम सही होता है, वो गलत नहीं होता है। क्या आप समझ में आया पर्सोनिफिकेशन कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आंसर लिखा, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा शी वर्क, शी, जस्ट अ सेकेंड, मैंने डोर को पर्सोनिफाई किया हुआ है और मैंने एक सेंटेंस लिखा द डोर कर्टेन danced with it. डोर के कर्टेन ने उसके साथ डांस किया। डोर के कर्टेन ने उसके साथ डांस किया। कहने से डांस केवल लिविंग चीज ही कर सकती है। डोर नॉन लिविंग थी। मैंने नॉन लिविंग को कैसे ट्रीट किया? लिविंग की तरह। जब भी मैं नॉन लिविंग को लिविंग की तरह ट्रीट करती हूँ तो इसका मतलब क्या है? उस केस में अपोस्ट्रोफे एस एकदम सही होता है। उस केस में अपोस्ट्रोफे एस हमारा गलत नहीं होता। पर्सोनिफिकेशन समझ में आया सभी बच्चों को? व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? कोई भी डाउट नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोजेशंस पे। अब हम पोजेशन के दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं। दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं पोजेशन के? हमारे दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉमन पोजेशन और दूसरा टाइप होता है स्प्लिट पोजेशन। नाम से समझ में आ रहा है कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब क्या होता है? उस चीज पर हक दोनों का है। उस चीज पर जो हक है वो सबका है। और स्प्लिट का मतलब क्या होता है? हक बटा हुआ है, बंटवारा हो चुका है। बटा मैंने सही लिखा है शायद, हाँ, बंटवारा हो चुका है, बट चुकी हैं चीजें। तो अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा राम एंड श्याम्स कार, इसका मतलब क्या है? और मैं आपको बताया कॉमन पोजेशन का एग्जांपल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? क्या मैं कह सकती हूँ क्योंकि कॉमन पोजेशन है इसका मतलब क्या है? ये जो गाड़ी है ये राम की भी है और श्याम की भी है। ये जो गाड़ी है वो राम की भी है और वो गाड़ी श्याम की भी है, दोनों की है, क्योंकि कॉमन पोजेशन था। और कॉमन पोजेशन के केस में हम अपोस्ट्रोफे एस केवल और केवल लास्ट वाले के साथ लगाते हैं। कॉमन पोजेशन के केस में जो अपोस्ट्रोफे एस होता है वो लास्ट वाले के साथ लगता है। अगर मैंने दोनों के साथ अपोस्ट्रोफे एस लगाया इसका मतलब क्या हुआ? दोनों की गाड़ियां अलग अलग है। दोनों की गाड़ियां अलग अलग है तो कार से आएगा, क्योंकि कम से कम दो गाड़ी तो होंगी। और ये मैंने आपको बताया स्प्लिट पोजेशन है। इसका मतलब क्या हुआ?
राम की गाड़ी अलग है और श्याम की गाड़ी अलग है। इसमें जो अपॉस्ट्रोफी एस लगता है वो कैसे लगता है, इंडिविजुअल के साथ लगता है, हर एक का अपना अपना अपॉस्ट्रोफी एस होगा। तो नीचे वाला क्या हो गया, स्प्लिट पोजेशन, और ऊपर वाला क्या हो गया, कॉमन पोजेशन। कोई डाउट? कॉमन पोजेशन में दोनों का हक होगा, स्प्लिट पोजेशन में अकेले अकेले की अलग अलग चीज होगी। बंटवारा हो गया तो स्प्लिट पोजेशन, अगर हक है तो कॉमन पोजेशन। हाँ, इसमें एरर कैसे बनेगा अब मैं बताऊंगी, एक बार नोट कर लीजिए। अभी हम 100 से 125 क्वेश्चंस करेंगे, तो वो जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। डन? ये जो पूरा का पूरा बैच है ये बहुत रिसर्च ओरिएंटेड बैच है। मैं आपको बताती हूँ कैसे रिसर्च ओरिएंटेड बैच है ये। इस बैच को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर टॉपिक को मैंने दो क्लास दिए 1.5 घंटे की। क्यों 1.5 घंटे की 2 क्लासेस दिए आपको बता देती हूँ। एक क्लास में हम सारी थ्योरी पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, और दूसरे क्लास में हम हर कॉन्सेप्ट के ऊपर 100 से 125 क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे होगा क्या, ओवरऑल हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, जिन बच्चों ने मेरी पहले क्लासेस भी अटेंड की हैं, आपको मेथोडोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने पूरा रिसर्च किया है इंग्लिश को बेस्ट से बेस्ट कराने का तरीका क्या हो सकता है, और उसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा बैच लेके आए हैं। हाँ जी, ठीक है। चलो, कॉमन एंड स्प्लिट पोजेशन समझ में आया सभी को? कॉमन पोजेशन ये होता है और स्प्लिट पोजेशन ये होता है। ये 2 तरह के पोजेशन हमारे होते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे नाउन्स का एक और क्लासिफिकेशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एसएससी एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन कौन सा है? हाँ बच्चे, पीडीएफ आपको ऐसे ही मिलेगी कि आप प्रिंट निकाल सकते हैं, राइट? ऐसे ही मिलेगी, डोंट वरी। वो क्लासिफिकेशन कौन सा होता है? एक होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स और एक होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। We have countable nouns and we have uncountable nouns. नाम से समझ में आ रहा है, जिनको गिन सकते हैं वो कौन से होंगे? काउंटेबल। जिनको नहीं गिन सकते, जिनको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, तोल सकते हो, वो कौन से होंगे? अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल तो हमें पता है क्या क्या काउंटेबल है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है अनकाउंटेबल नाउन से, कि कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। कौन कौन से होते हुए बताइए? अगर मैं लिखूं सारे ERY वाले, मतलब सीनरी, ज्वेलरी, वी हैव सीनरी, वी हैव ज्वेलरी, जितने भी नाउन्स जिनमें क्या आता है, जिनमें ERY आता है लास्ट में, ज्वेलरी। देन वी हैव पोएट्री, राइट? देन फर्नीचर, इनकी लिस्ट बहुत अच्छे से बताइएगा। हाँ, गोल्ड, सिल्वर, राइट? देन वी हैव एडवाइस, न्यूज, हाँ, ऑनेस्टी, राइट? इंफॉर्मेशन, हेयर। ये सारे के सारे हमारे नाउन्स कैसे हैं? वी हैव ब्रिक। ये सारे के सारे नाउन्स कैसे हैं? ये सारे के सारे नाउन्स आपके अनकाउंटेबल हैं, राइट? ब्रेड। इन नाउन्स को आप काउंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट काउंट दीज नाउन्स। तो अगर आपको कहीं एग्जाम्पल में मिला, अगर आपको कहीं एक ऐसा एग्जाम्पल मिला कि दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, बताइए क्या वो सेंटेंस सही होगा? दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, नहीं, ब्रिक्स सही नहीं होगा। क्या होगा? ब्रिक। आप ब्रिक को काउंट नहीं करते हो, आप क्या काउंट करते हो? आप स्लैब काउंट करते हो, ब्रिक के ईंट काउंट करते हो। ब्रिक का मतलब ईंट नहीं होता है, ब्रिक के स्लैब का मतलब ईंट होता है। अगर एक सेंटेंस देखा मैंने,
I will eat 2 breads today. I will eat 2 breads. क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं, ब्रेड का मतलब बच्चे खाना होता है, ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते। आप किसको काउंट करते हो? आप लोफ ऑफ ब्रेड बोल सकते हो या फिर आप स्लाइसेस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो, लेकिन जो ब्रेड्स होता है वो गलत होता है। अगर मैंने एक और सेंटेंस लिखा, he has 4 hairs on his head, he has 4 hairs on his head, क्या ये सही होगा? नहीं भाई, बाल को काउंट नहीं कर सकते। आप किसको काउंट कर सकते हो? He has 4 streaks of hair. He has 4 streaks of hair लिख सकते हो या फिर strands of hair लिख सकते हो। तो अनकाउंटेबल चीज के आगे ना ही हम कभी कोई नंबर लगा सकते हैं, ना ही वो अपनी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन देयर प्लूरल फॉर्म। कोई डाउट किसी बच्चे को? नोट कर लीजिए। हाँ जी, एक बार नोट कर लीजिए एवरीवन। नेक्स्ट स्लाइड। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लैब का यूज कैसे होगा? दिस हाउस इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्लैब्स ऑफ ब्रिक्स। दिस हाउस इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्लैब्स ऑफ ब्रिक। ऑफ के बाद सिंगुलर भी हो सकता है, ऑफ के बाद प्लूरल भी हो सकता है। दैट विल डिपेंड अपॉन द सेंटेंस। हाँ, लेकिन अगर हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं बहुत सारे लोगों में से, तो ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल आएगा। इट इज अ बुक ऑफ राम। ऑफ क्या है? सिंगुलर आया, राम। इट इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ राम। और वन ऑफ द बहुत सारे में से पॉइंट कर रहे थे, तो क्या है? प्लूरल आया, बुक्स आया। चलिए अगली बात करते हैं नाउन्स में ही, दैट इज नाउन्स एंड यूनिट्स। ब्रेड वाले में, क्योंकि ब्रेड अनकाउंटेबल है, तो ब्रेड्स तो कोई शब्द ही नहीं होता है। ब्रेड्स अनकाउंटेबल है, ब्रेड्स तो कोई शब्द ही नहीं होता है। ब्रेड अपने आप में अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते उसका प्लूरल कैसे बना सकते हो? ब्रेड्स नहीं हो सकता बच्चे। क्या जिस चीज को गिन नहीं सकते वो प्लूरल हो सकती है कभी? अभी मैंने आपको बताया ब्रेड अनकाउंटेबल है, ब्रेड को गिन नहीं सकते, तो ब्रेड क्या प्लूरल हो सकती है? क्या ब्रेड्स जैसा कोई वर्ड हो सकता है? नहीं। स्लैब्स को गिन सकते हो तो क्या आएगा? तो स्लैब्स होगा। लेकिन ब्रिक को नहीं गिन सकते तो क्या होगा? ब्रिक्स नहीं होगा, क्या होगा? ब्रिक होगा। थाउजेंड्स ऑफ स्लैब्स ऑफ ब्रिक, क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ स्लैब्स ऑफ ब्रिक। ठीक है, थाउजेंड्स बच्चे, थाउजेंड्स प्लूरल है, हजारों। चलिए अब आते हैं नाउन्स एंड यूनिट्स। सबसे पहली यूनिट्स जो हम पढ़ने वाले हैं, दे आर डेफिनेट यूनिट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसमें आपको याद रखना है वो क्या है? नाउन, अगर मुझे कभी भी कोई भी वर्ड ऐसे दे रखा हो, कैसे दे रखा हो? नंबर, यूनिट और नाउन दे रखा हो, अगर मुझे कभी भी नंबर, यूनिट या नाउन दिया हुआ है, अगर मुझे नंबर, हाँ लोफ्स ऑफ ब्रेड काउंटेबल है, राइट? ब्रेड काउंटेबल नहीं है, लोफ्स काउंटेबल। नंबर, यूनिट और एडजेक्टिव दे रखा हो, तो ये जो यूनिट होती है वो हमेशा कैसी होती है? ये जो यूनिट होती है ये हमेशा और हमेशा
सिंगुलर होती है। तो अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा देयर आर 5, मैंने एक सेंटेंस लिखा देयर आर 5 रुपीज नोट्स, बताइए क्या ये सेंटेंस सही होगा? क्या मैं कह सकती हूँ ये एक नंबर है, ये एक यूनिट है और ये एक नाउन है? तो जब भी नंबर, यूनिट और नाउन आएगा, ये जो यूनिट होगी ये हमेशा सिंगुलर आएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एस नहीं आएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर आर 5 रुपी नोट्स। अगर मैंने एक और सेंटेंस लिखा आई एम years old, बताइए क्या ये सेंटेंस सही होगा? I am 30 years old, नंबर दे रखा है, यूनिट दे रखी है, एडजेक्टिव दे रखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ईयर आएगा। I am 30 year old, नंबर, यूनिट एंड एडजेक्टिव दे रखा हो, नंबर, यूनिट है और नाउन दे रखा हो, तो ये जो यूनिट है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होती है। हाँ, अभी हम उस चीज को पढ़ेंगे। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, अभी हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। नोट इट डाउन एवरीवन। बच्चे 5 क्या है, नंबर, रुपी क्या है, यूनिट, और नोट्स क्या है, नाउन। तो नंबर, यूनिट और नाउन दे रखा होता है तो ये यूनिट हमेशा सिंगुलर आती है। इसका मतलब यहाँ पे रुपीज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रुपी आएगा। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। जब मुझे ये कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा, मुझे कॉम्बिनेशन कितना दे रखा है, केवल मुझे कॉम्बिनेशन दे रखा है केवल और केवल नंबर और यूनिट का। मुझे सिर्फ इतना दे रखा है, मुझे इसके आगे कोई नाउन नहीं दे रखा, मुझे इसके आगे कोई एडजेक्टिव नहीं दे रखा। हाँ, रुपी यूनिट है। रुपी यूनिट क्या होता है, जिससे आप किसी जिसको मेजर करते हो, रुपी से आप मेजर करते हो ना सिक्कों को, तो रुपी क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब मुझे इसके आगे कोई नाउन नहीं दे रखा, मुझे इसके आगे कोई एडजेक्टिव नहीं दे रखा। अब क्या करूंगी मैं, इसके आगे कुछ और है, कोई नाउन नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, बस मेरा कॉम्बिनेशन इतना ही बन रहा है। तो इसमें हमारे 2 केसेस होते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई हैव 5 रुपी। क्या मैं कह सकती हूँ मुझे कोई नाउन नहीं दे रखा, मुझे कोई एडजेक्टिव नहीं दे रखा, आगे मुझे केवल एक नंबर दिया हुआ है और मुझे केवल और केवल एक यूनिट दी हुई है। मुझे कोई नाउन नहीं दे रखा, मुझे कोई एडजेक्टिव नहीं दे रखा। तो क्या ये सेंटेंस का मतलब अपने आप में पूरा है? क्लियरली समझ में आ रहा है 5 रुपए की बात हो रही है। क्या मैं कह सकती हूँ सेंटेंस का मतलब अपने आप में पूरा है, क्लियरली समझ में आ रहा है 5 रुपए की बात हो रही है। क्या मैं कह सकती हूँ ये सेंटेंस सफिशिएंट है अपने आप में? ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में सफिशिएंट है, ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में पूरा है। तो यहाँ पे यूनिट कैसी लगेगी, यहाँ पे जो यूनिट होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, रुपीज लगाया। क्या ये बात समझ में आई? पहली चीज, अगर सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में पूरा हो, सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन ना हो, सेंटेंस अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, तो जो यूनिट लगती है वो प्लूरल लगती है। यही सेंटेंस ऐसा होता आई हैव 5 डजन। अब बताओ क्या समझ में आ रहा है किस चीज के डजन की बात हो रही है? पेंसिल की बात हो रही है, कॉपीज की बात हो रही है, नोटबुक की बात हो रही है? नहीं। क्या मैं कह सकती हूँ सेंटेंस सेल्फ सफिशिएंट नहीं है? ये जो सेंटेंस है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ये सेंटेंस मुझे मीनिंग नहीं समझा पा रहा। तो ऐसे के केस में यूनिट कैसी आती है? ऐसे केस में जो यूनिट आती है बच्चे वो कैसी होती है? वो आपकी सिंगुलर होती है। द यूनिट इज सिंगुलर इन दैट केस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे डजन्स नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे डजन लिखा। मतलब अगर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इफ समथिंग इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, अगर कोई चीज सेल्फ सफिशिएंट नहीं है
जिससे मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो आप वहां पे यूनिट को सिंगुलर लिखोगे। अगर वो सेंटेंस अपना मीनिंग खुद समझा पा रहा है, सफिशिएंट है वो सेंटेंस, वो अपना मीनिंग खुद समझा पा रहा है, तो आप जो यूनिट लिखोगे वो प्लूरल लिखोगे। विशाल कुमार, अभी समझ में आया आपको? सेंटेंस का मतलब क्लियर है तो प्लूरल आएगा, अगर सेंटेंस का मतलब क्लियर नहीं है तो सिंगुलर आएगा। नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन एवरीवन। चलिए, हाँ बच्चे, पीडीएफ अवेलेबल होता है, लेकिन जब हम किसी चीज को अपने हाथ से लिखते हैं ना तो वो चीज हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है, इसीलिए नोट करना बहुत जरूरी है। पीडीएफ आपके पास मेरे ख्याल से हजारों लाखों होंगे, पीडीएफ तो इतने सारे होते हैं हमारे पास, लेकिन जब हम किसी चीज को खुद अपने हाथ से लिखते हैं ना अपनी कॉपी में, तो वो चीज हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है, तो इसलिए नोट करना बहुत जरूरी होता है। डजन के बाद कुछ भी नहीं होगा, हाँ नहीं कुछ भी नहीं, आई हैव 5 डजन, सिर्फ इतना सेंटेंस है, तो ये यूनिट कैसी आई? सिंगुलर आई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। जब भी मुझे यूनिट, दूसरी तरह की यूनिट होती है इनडेफिनिट यूनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या है देखते हैं। यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा था कितनी चीज की बात हो रही, क्या मैं कह सकती हूँ? मुझे समझ में आ रहा था कि 5 रुपए की बात हो रही थी, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा था 5 डजन की बात हो रही थी। जब मुझे समझ में ना आए कितने की बात हो रही है, जब मुझे समझ में ना आए कितने की बात हो रही है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा thousands of students are working very hard। क्या समझ में आ रहा है कितने की बात हो रही है? एग्जैक्ट कितने बच्चों की बात हो रही है? हाँ, तो जब समझ में ना आए कि एग्जैक्ट कितने बच्चों की बात हो रही है, सिर्फ थाउजेंड्स लैक्स लिखा हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको इंडेफिनिट बोलते हैं। और हमेशा याद रखिए, जब भी हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो दोनों ही शब्द जो होते हैं वो कैसे आते हैं? यूनिट भी प्लूरल आती है और आपका जो नाउन है वो भी प्लूरल आता है। जब भी हम किसी चीज को इंडेफिनिट के फॉर्म में लिखते हैं कि क्लैरिटी नहीं देते, तो उस केस में दोनों ही चीजें जो होती हैं, दोनों की दोनों चीजें हमारी प्लूरल आती हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो हमारी सिंगुलर आती है। क्लियर है सभी को? क्लियर टू एवरीवन? चलिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और, मैंने आपके सामने एक और सेंटेंस लिखा, thousands of hundreds of students are working very hard। thousands of hundreds of students are working very hard। इसमें कोई सेंस क्यों नहीं आ रहा विशाल कुमार? मैंने पूछा हाउ मेनी डजन्स ऑफ बनानास यू हैव, आपने बोला आई हैव 5 डजन। ये सेंटेंस तो अपने आप में कंप्लीट है, आई हैव 5 डजन। thousands of hundreds of students are working very hard। जब भी हम इंडेफिनिट यूनिट्स को लिखते हैं, इसमें गलती क्या की मैंने? इसमें मैंने ना ऑर्डर उल्टा लिखा। क्यों? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर हंड्रेड्स आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर थाउजेंड्स आएगा। नहीं बच्चे, जरूरी नहीं है कि डजन के बाद कोई नाउन है, डजन अपने आप में भी नाउन है। यहाँ पे क्या आएगा? हंड्रेड्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? थाउजेंड आएगा। चलो मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। द हिंदू में वो सेंटेंस रोज आता है, इसी चीज को विशाल को मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, तो ये क्या हुआ? क्या मैं कह सकती हूँ कि जब भी हम यूनिट्स को अरेंज करते हैं, हम यूनिट्स को किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं? हम यूनिट्स को हमेशा और हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मतलब पहले छोटी यूनिट, फिर उससे बड़ी यूनिट, फिर उससे बड़ी यूनिट, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी यूनिट।
सबसे पहले टेंस, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर लैक्स, फिर क्रोर्स, उससे पहले टेन से पहले वंस। आप हमेशा यूनिट को अरेंज करोगे, आप हमेशा यूनिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। कोई डाउट किसी भी बच्चे को यहाँ तक? मैथ्स तो हम सब जगह लगा देते हैं, पूरी इंग्लिश में प्रेपोजिशन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको मैम ऐसा लग रहा है कि सच में मैथ्स पढ़ा रहे हो। मैंने प्रेपोजिशन की, आप प्रेपोजिशन ना मैथ्स के स्टाइल में पढ़ाते हैं, जिन बच्चों ने मुझसे प्रेपोजिशन पढ़ा होगा उनको याद होगा, जिन्होंने कोई मेरा पहला कोर्स लिया होगा उनको पता होगा कि मैम प्रेपोजिशन मैथ्स की तरह पढ़ाते हैं, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस। हाँ, तो मैंने वही एक वीडियो एरिया, वॉल्यूम और सरफेस वाली वीडियो फेसबुक पे डाली थी। उस वीडियो में विद इन 4 days 2.3 मिलियन व्यूज हो गए। मतलब आज तक बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि इन कब आएगा, ऑन कब आएगा, एड कब आएगा, और मैंने सिर्फ 4 दिन के अंदर उस वीडियो के में 2.3 मिलियन व्यूज आ गए थे। मतलब इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है प्रेपोजिशन, जो मैथ्स ने इतना आसान बना दिया। देखा था कृष्ण कुमार यादव ने। चलिए, तो यूनिट्स को हम जब भी अरेंज करते हैं, हम उसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वी ऑलवेज अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे दी, आपने कब कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे जो द हिंदू में रेगुलरली आते हैं? आई होप सभी आते हैं द हिंदू में। तो द हिंदू तो कोई भी बच्चा मिस नहीं करता, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो। 3:30 बजे रोज होता है। हाँ, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस में लिखा होता है द गवर्नमेंट spent RE 5 crore on that project। ऐसे एक सिंबल बना देते हैं द हिंदू में RS 5 crore on that project। क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पे सिर्फ नंबर है और यूनिट है? यहाँ पे केवल नंबर है और केवल क्या है, यूनिट है। बहुत बार ये वाला सिंबल बना भी नहीं होता है, बहुत बार ये वाला सिंबल बना भी नहीं होता है। क्या मैं कह सकती हूँ कि देख के समझ में आ रहा है करोड़, करोड़ किसके लिए यूज हुआ है? क्या देख के समझ में आ रहा है करोड़ पेंसिल्स है, रुपीज है, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो हम यहाँ पे यूनिट कैसे लगाते हैं? हम यहाँ पे यूनिट कैसे लगाते हैं? देखिए, याद कीजिए, अभी रूल पढ़ा, अभी रूल क्या पढ़ा, यूनिट कैसी लगती है? सिंगुलर। तो हमने यहाँ पे कैसे यूनिट लगाई? हमने यहाँ पे सिंगुलर यूनिट लगाई। करोड़ नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लगता है, करोड़ लिखते हैं। हाँ जी, समझ आया सभी को? क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात पर आते हैं। तो ये तो थी नाउन्स एंड यूनिट्स की कुछ बातें। अगला इंपॉर्टेंट चीज जो है नाउन्स में, बच्चे अगर आपकी जो यूनिट है वो क्लियरली बता ना रहा हो आपको सेंटेंस की किसकी बात हो रही है, क्या यहाँ पे कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है 505 करोड़ लिखा हुआ है, तो क्या समझ में आ रहा है ये करोड़ तो एक यूनिट है, यूनिट के आगे क्या कोई नाउन या प्रोनाउन है या कोई इसको सफिशिएंट बना रहा है? क्या समझ में आ रहा है 5 करोड़ क्या होगा? कहीं भी रुपीस लिखा हुआ है? कहीं भी रुपीस लिखा हुआ है? नहीं, कहीं भी रुपीस नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, सफिशिएंट जब कोई चीज नहीं होती है तब उस केस में जो वर्ब होती है, जो यूनिट होती है, वो हमेशा कैसी आती है, वो हमेशा सिंगुलर आती है। वो यूनिट कभी भी प्लूरल नहीं आती। दैट यूनिट इज नेवर प्लूरल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था नाउन्स एंड यूनिट्स के बारे में। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज नाउन्स एंड नंबर। नाउन्स एंड नंबर, दो तरह के नंबर होते हैं हमारे, या तो सिंगुलर होते हैं या फिर प्लूरल होते हैं। या तो नाउन हमारा सिंगुलर होता है या फिर जो नाउन होता है वो हमारा प्लूरल होता है। राइट? चलो,
अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन असल में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन्स जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन असल में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम की बात करूं, अगर मैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिर मैं कुछ और चीजों की बात करूं, इकोनॉमिक्स, देन वी हैव जिम्नास्टिक्स, अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स क्या होता है, म्यूजिक से रिलेटेड होता है। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, लैंग्वेज की स्टडी को लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। एथलेटिक्स, एथिक्स, ये सब ऐसा लग रहा है देखने में इनके लास्ट में एस आ रहा है, प्लूरल होंगे, लेकिन एक्चुअल में होते क्या है बच्चे, ये सारे के सारे एक्चुअल में क्या है, ये सारे के सारे हमारे सिंगुलर है। इनमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो पढ़ते हैं, पहले एक बार नोट कर लीजिए, प्लीज नोट देम डाउन। अच्छा, कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? आज इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, कल की क्लास में 100 क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आज मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, इसका पीडीएफ आपको टारगेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप सभी बच्चे हैं टारगेट टेलीग्राम चैनल पे। इसका पीडीएफ आपको टारगेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अच्छे से रीड करने के बाद कल में हम सभी इन सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में। जो बच्चे नहीं है टारगेट टेलीग्राम चैनल पे, हाँ एस्थेटिक्स भी होता है, राइट, बाला ने एकदम सी बोला। एक और वर्ड होता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, आसपास की सुंदरता। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं पहले, इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं। ये जो तो हमारे वर्ड्स है ना, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, अगर मुझे ये तीनों वर्ड्स कोई सब्जेक्ट दिखा रहे हो या फिर किसी फील्ड के बारे में बता रहे हो, तो ये वर्ड्स कैसे होंगे, ये जो वर्ड्स होंगे ये हमारे सिंगुलर होंगे। लेकिन अगर मैथमेटिक्स का मतलब क्या हो, डेटा हो या फिर कैलकुलेशन हो, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हो, डेटा हो, पॉलिटिक्स का मतलब क्या हो, पॉलिटिकल व्यूज हो, तो ये वर्ड्स कैसे होंगे, तो यही वर्ड्स सिंगुलर नहीं रहेंगे, यही वर्ड्स हमारे प्लूरल हो जाएंगे। अगर ये सब मुझे कोई सब्जेक्ट फील्ड दिखा रहे हैं तो ये वर्ड्स क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। लेकिन अगर मैथमेटिक्स का मतलब डेटा है, कैलकुलेशन है, स्टैटिस्टिक्स का भी मतलब डेटा या कैलकुलेशन है, पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल व्यूज है, तो ये वर्ड्स प्लूरल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लिखा हिज पॉलिटिक्स dash different from mine. Politics dash or dirty game. Mathematics dash telling that he has a huge bank balance. Statistics dash or dirty game. बताइए कैसे, यहाँ पे व्यूज की बात हो रही है, उसके व्यूज मेरे से अलग है, पॉलिटिकल व्यूज की बात हो रही है, क्या लगा, आर लगा। यहाँ पे एक पूरी फील्ड की बात हो रही है, क्या लगा, इज लगा। यहाँ पे कैलकुलेशन की बात हो रही है, क्या लगा,
आर लगा। स्टैटिस्टिक्स गेम नहीं, यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट लिखूं इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर मैं लिखूं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, क्या लगेगा? इज लगेगा, राइट। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? एक्सेप्शंस क्लियर हुए एवरीवन? यस, नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हमें क्या बता रही है कि उसके पास बहुत हाई बैंक बैलेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नेम्स ऑफ डिसीजेस की बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ नेम्स ऑफ डिसीजेस, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि क्या होती हैं, प्लूरल होंगी लेकिन सिंगुलर होती है। पर नहीं, पॉलिटिक्स आर नहीं होगा, पॉलिटिकल व्यूज एक डर्टी गेम नहीं, पॉलिटिकल फील्ड। जब हम फील्ड की बात करेंगे तो कैसे लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। एकदम से बोला, मेजल्स, इसमें गले में रैशेस हो जाते हैं, पूरी बॉडी में रैशेस हो जाते हैं इसमें, मीजल्स में। रिकेट्स में शायद जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज में शुगर लेवल बढ़ जाता है। देन वी हैव हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है लोगों को। शिंगल्स, आर्थराइटिस। तो बीमारियों के नाम होंगे, भले ही इनके आगे एस लग रहा है, लेकिन इनके साथ वर्ब कैसी यूज होगी? वर्ब विल बी सिंगुलर। नहीं बच्चे, लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट का नाम है, लैंग्वेज की पढ़ाई को कहते हैं, डिजीज बीमारी का नाम नहीं है। फिर कुछ बुक्स के नाम ऐसे हैं, कुछ बुक्स के नाम ऐसे हैं जो हमें प्लूरल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टेल ऑफ टू सिटीज। और कोई बुक आपने बचपन में सीरियल देखा होगा, अरेबियन नाइट्स। एक बुक, एक स्टोरी आपने बचपन में पढ़ी होगी, गुलिवर ट्रैवल्स। एक स्टोरी आपने बचपन में पढ़ी होगी, गुलिवर ट्रैवल्स में। बहुत इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, आप लोगों को अगर याद हो, इसके ऊपर एक मूवी आई थी, गजंतरम ममंतरम। हाँ, मतलब शिंगल्स में भी एक इन्फेक्शन होता है जिसमें बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, नॉवल पढ़ी होगी। हाँ, तो आप देख रहे हो इनके आगे एस लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। ये भी क्या है? ये सिंगल का एक नॉवल आई थी, टू स्टेट्स। ये क्या है? सिंगुलर है। दे आर नॉट प्लूरल, दे आर सिंगुलर। तो वर्ड को पर मत जाना कि प्लूरल लग रहा है, उसका मीनिंग देखना, उसका मीनिंग अल्टीमेट क्या है, कि वो प्लूरल है या वो सिंगुलर है। नोट कर लीजिए एवरीवन। डन? कर लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, वो कभी भी सिंगुलर नहीं होते। कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो कभी भी प्लूरल, हमेशा प्लूरल होते हैं, वो कभी भी सिंगुलर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी बिलो द बेल्ट टर्म्स होते हैं, जितने भी हम वेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैंट्स, ट्राउजर्स, शूज, सॉक्स, पैंटलून्स, पैंट्स का ही फुल फॉर्म है पैंटलून्स। प्लाजोस, गर्ल्स वेयर करती होंगी, गर्ल्स को ज्यादा अच्छे से पता होगा, प्लाजोस होते हैं। हील्स, स्लीपर्स,
फिर ग्लाइडर्स होते हैं, स्नीकर्स, अलग अलग तरह के शूज होते हैं, ये हील्स हो गई। उसके बाद और क्या होता है, नहीं मैं अभी वेयर करने वाली बात कर रही हूँ, जो हमारी वेयर, जो हम एक्सेसरीज वेयर करते हैं। देन वी हैव प्लाजोस हो गया, और कौन, लेगिंग्स, जेगिंग्स, राइट, लेगिंग्स, वी हैव जेगिंग्स। ये सारे वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। फिर हमारी कुछ चीजें होती हैं जो हम घरों में यूज करते हैं, टॉन्ग्स, टॉन्ग्स क्या होता है, चिमटा। देन वी हैव सिजर्स, सिजर्स क्या होती है, कैंची। प्लायर्स, प्लायर्स क्या होता है, प्लास जो होता है। ये वर्ड्स हमेशा प्लूरल होते हैं। इनफैक्ट वो होता क्या है, हमें याद कैसे होंगे, किसी भी वर्ड को बनाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिजर्स ही बनाया, मेरी ड्राइंग पे मच जाएगा, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है मेरी, वो पता भी नहीं सिजर बनती कैसे है, समथिंग लाइक दिस, समझ लेना सिजर है। जिस भी चीज में सिमेट्री होती है, जिस भी चीज में सिमेट्री होती है, सिमेट्री का मतलब क्या है, हाँ आप ऐसे ब्रेक कर दो, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसको आप हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हो। अच्छा, फिर कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाइनोक्यूलर्स, स्पेक्टेकल्स, चश्मा, ग्लासेस, लेंस, और क्या होता है, बाइनोक्यूलर्स हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए, ग्लासेस हो गए। ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा कैसे होते हैं, इयरिंग, ऑल ऑफ लैशेस, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल होते हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लूरल। ये वर्ड्स कभी भी सिंगुलर नहीं होते, आप इन वर्ड्स को कभी भी सिंगुलर यूज। अच्छा, इतनी भी खराब नहीं है मेरी ड्राइंग, सब बच्चे बहुत हंसते हैं मेरी ड्राइंग भी, क्या इतनी खराब है, लग तो रही है ना, फील तो आ रहा है ना दूर दूर से देख के कि थोड़ा बहुत तो चलो केची जैसी है ही। स्कर्ट, स्कर्ट भी बोलते हैं, स्कर्ट जरूरी नहीं आप स्कर्ट भी बोलते हो, क्योंकि उसमें कोई डिविजन नहीं होता स्कर्ट में। एक होता है हैरम्स, हैरम्स होता है एक अफगानी तरह की ड्रेस होती है, हैरम होता है जो, जिसमें डिवीजन होता है। और एक, हाँ गर्ल्स को पता होगा हैरम क्या होता है। हाँ बेलोज, राइट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल होते हैं, नोट कर लीजिए एक बार। कर लिया एवरीवन, डन। चलिए अगली चीज पे आते हैं, दैट इज नाउन्स एंड वर्ड्स, या नाउन्स एंड सुपरफ्लुअसनेस बात करते हैं। सुपरफ्लुअसनेस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरफ्लुअसनेस? सुपरफ्लुअसनेस का मतलब होता है कोई चीज अगर एक्स्ट्रा है उसको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस। हाँ, मोर देन व्हाट इज नीडेड, एकदम सही बोला मनीष सिंह ने, कोई चीज अगर एक्स्ट्रा है, कोई चीज ज्यादा है, मोर देन व्हाट इज नीडेड, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी सुपरफ्लुअसनेस में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, फाइनल कंक्लूजन, कहने से कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, अंत। तो क्या इसके आगे फाइनल लगाने की जरूरत है? मैंने लिखा लेटेस्ट अपडेट, अपडेट का मतलब क्या होता है, जो लेटेस्ट चेंज आया है, क्या इसके आगे लेटेस्ट लगाने की जरूरत है? मैंने लिखा फाइनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, जहां आप अंत तक पहुंचना चाहते हो, क्या इसके आगे फाइनल लगाने की जरूरत है? मैंने लिखा
रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब भी वापस आना होता है, तो क्या इसके आगे बैक लगाने की जरूरत है? मैंने लिखा स्वीट हनी, हनी तो ऑटोमेटिकली मीठा होता है, क्या इसके आगे स्वीट लगाने की जरूरत है? नहीं है। मैंने लिखा प्रीवियस रिकॉर्ड, नहीं रिवर्ट बैक भी गलत है बच्चे, रिवर्ट तो ऑलरेडी पीछे ही होता है। प्रीवियस रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तो का मतलब है कि वो चीज हो चुकी है, क्या इसके आगे प्रीवियस लगाने की जरूरत है? नहीं है। तो मतलब हमें देखना पड़ेगा कोई भी वर्ड हमारा एक्स्ट्रा ना लग जाए। अगर हम एक्स्ट्रा वर्ड्स को रिमूव करते हैं इसका मतलब क्या है, हम सुपरफ्लुअसनेस को रिमूव करते हैं। सुपरफ्लुअसनेस समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल ये बात तो सबको पता होगी, वेट वाटर नहीं लिखते, जैसे वाटर तो ऑलरेडी गीला होता है तो वेट नहीं लगाते। ये वही चीज है, बिल्कुल सेम वही चीज है कि कोई चीज एक्स्ट्रा है तो आप उसको हटाओ। फॉर एग्जाम्पल पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री तो ऑलरेडी पास्ट होती है भाई, तो क्या इसके आगे पास्ट लगाने की जरूरत है? इसके आगे ओल्ड लगाने की जरूरत है? नहीं है। मैंने लिखा कमिंग फ्यूचर, फ्यूचर तो आने वाला ही होता है भाई, तो इसके आगे कमिंग लगाने की जरूरत है? नहीं है। इनके आगे ये सब लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नाउन्स एंड सुपरफ्लुअसनेस में। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को एसएससी सीएचएसएल का पेपर है और कब कब है? जितने भी बच्चों का एसएससी सीएचएसएल का पेपर है, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका दैट इज नाउन्स एंड वर्ड्स। हाँ बच्चे, मैं टायर 2 टायर 3 तीन दो सबके लिए गाइड करूंगी, पूरा एसएससी के लिए मैं गाइड करूंगी यहीं पर, डोंट वरी। नाउन्स एंड वर्ड्स पर आते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज और, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपकी क्लासेस ठीक चल रही है? कोई प्रॉब्लम? किन किन टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे? मेरा सजेशन सभी बच्चों को यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज नाउन्स एंड वर्ड्स। अब देखो, बहुत बार क्या होता है हमें, चलिए सभी बच्चे अलग अलग टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, ग्रेट। बहुत बार क्या होता है हमें अलग अलग वर्ड्स यूज करना, हमें नाउन की यूसेज होती है, हम कोई और वर्ड लगा देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं गुड और गुड्स में डिफरेंस क्या होता है? वुड और वुड्स में डिफरेंस क्या होता है? गोल्ड और गोल्ड्स में डिफरेंस क्या होता है? आयरन और आयरन्स में डिफरेंस क्या होता है? कलर और कलर्स में डिफरेंस क्या होता है? तो इन वर्ड्स में डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्निंग और अर्निंग्स में डिफरेंस क्या होता है? सेविंग और सेविंग्स में डिफरेंस क्या होता है? तो ये चीज समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बोलूं गुड का मतलब ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अच्छा, और गुड्स हमारा एक नाउन होता है जिसका मतलब क्या होता है? सामान। वुड लकड़ी होता है इसका मतलब, और ये एक नाउन होता है, इसका मतलब जंगल होता है और ये एक नाउन होता है। जस्ट अ सेकेंड, आप लोगों के लिए मैं अच्छे से टेबल ही बना देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये टेबल। आज सुबह सुबह ही मैंने सीखा ये वाली लाइंस बनाना। I was not using these lines, but इससे हमारी जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो जाती है। चल, हाँ, गोल्ड क्या में से मेटल को शो करता है? गोल्ड हमें क्या शो करता है? मेटल शो करता है। जबकि गोल्ड्स क्या शो करता है? मेडल्स शो करता है। ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है।
आयरन हमें एक मेटल शो करता है, लेकिन आयरन हमें क्या शो करता है? जंजीरें, फेटर्स, चेन्स। ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। कलर हमें ह्यू शो करता है। ह्यू का मतलब क्या होता है? रंग। और कलर्स हमें क्या शो करता है? झंडे, फ्लैग्स। ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। अर्निंग वर्ब है। अर्निंग हमें क्या शो करती है? कमाई, कमाना। अर्निंग क्या है? वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? कमाना। लेकिन अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? अर्निंग्स एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? कमाई। सेविंग वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? बचाना। सेविंग्स नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? बचत। राइट। सिमिलरली अगर मैं एक और वर्ड लिखूं, थैंक। थैंक का मतलब क्या होता है? एक वर्ब है, शुक्रिया करना। एक्शन की बात हो रही है, शुक्रिया करना। और थैंक्स क्या हो गया? नाउन हो गया। इसका मतलब क्या होता है? शुक्रिया। तो बहुत बार सिर्फ और सिर्फ एस लगाने से प्लूरल नहीं बनता, एस लगाने से पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है, उस सेंटेंस का मतलब भी चेंज हो जाता है। एक बार नोट कर लीजिए, इस टेबल को अच्छे से बना लीजिए एवरीवन। डन कर लिया? हाँ, एडवाइस नाउन होता है, एडवाइस वर्ब होता है, राइट सनी तिवारी। बट वो दोनों में से एक वर्ब है और एक नाउन है, राइट। कर लिया सभी लोगों ने? चलो अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? मैंने लिखा हिज अर्निंग कैन नॉट सपोर्ट देयर फैमिली। बताओ क्या दिक्कत है यहाँ पे? What is the error here? His क्या है? उसकी। तो यहाँ पे नाउन आएगा, उसकी क्या? What का आंसर मिल रहा है, क्या आएगा? नाउन आएगा। अब ये अर्निंग तो वर्ब होता है, इसका मतलब एरर किस पार्ट में है? एरर इस फर्स्ट वाले पार्ट में है। यहाँ पे क्योंकि नाउन आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? His earnings will come. His earnings cannot support their family. समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ कि कैसे ये वाली चीजें यूज होती है, कि नाउन कहाँ आना है, वर्ब कहाँ आना है। अगली चीज पे आते हैं। अगली चीज है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू नाउन। कुछ पॉइंट्स जो हमें बहुत हेल्प करेंगे, जो नाउन से रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट, जब भी कोई कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन का मतलब क्या है? ऐसा नाउन जो एक से ज्यादा नाउन से बना हुआ है। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है? ऐसा नाउन जो एक से ज्यादा नाउन से बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, कमांडर इन चीफ, मैन सर्वेंट। तो जब भी हम कंपाउंड नाउन का पोजेशन दिखाते हैं किसी को, फॉर एग्जाम्पल इसकी कार है, इसकी कार है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम कंपाउंड नाउन का पोजेशन दिखाते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाते हैं? हम सबसे लास्ट वाले वर्ड के साथ लगाते हैं, हम बाकियों के साथ नहीं लगाते। इन केस ऑफ कंपाउंड नाउन, अपोस्ट्रोफी एस इज एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड, एंड ऑफ द नाउन। नाउन के लास्ट में लगाते हैं हम अपोस्ट्रोफी एस। अगर कभी आपको क्वेश्चन दिया हो जहाँ पे यहाँ पे लगा हुआ हो अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे लगा हुआ हो, तो वो गलत होगा, वो सही नहीं होगा।
पॉइंट नंबर 1 क्लियर सभी को? यस, नोट कर लिया? चलिए पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है कंपाउंड नाउन का अपॉस्ट्रॉफी तो लास्ट में लगाते हैं, लेकिन जब इसी कंपाउंड नाउन का क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। जब इसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो किस वर्ड का प्लूरल बनाते हैं? उसके अंदर जो मेन नाउन होता है ना, उसका प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको लिखा कजन सिस्टर, कजन सिस्टर क्या होता है? क्या मैं कजन सिस्टर लिख सकती हूँ? कजिन तो ऑटोमेटिकली अपने आप में सिस्टर होता है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कजिन के आगे कभी भी सिस्टर नहीं आएगा या सिस्टर्स नहीं आएगा? चलिए, क्या इंग्लिश टीचर होता है? क्या इंग्लिश टीचर होता है? क्या कोई टीचर इंग्लिश से बनी हुई हो सकती है? क्या होता है? एकदम सही बोला, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। क्या फैमिली मेंबर होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में। क्या कोई मेंबर फैमिली से बना हुआ हो सकता है? क्या होता है? मेंबर ऑफ फैमिली होता है, राइट। चलिए, तो हम बात कर रहे थे जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो मेन नाउन का प्लूरल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा सिस्टर इन लॉ, बताइए इसका प्लूरल क्या होगा? सिस्टर इन लॉज होगा, सिस्टर इन्स लॉ होगा, या अब इसमें मेन सब प्लूरल किसका हो रहा है? क्या मैं कह सकती हूँ मेन प्लूरल सिस्टर का हो रहा है? सिस्टर बढ़ रही है, बहन बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिस्टर्स इन लॉ आएगा। अगर मैंने आपको पूछा, पहले एक बार इसको नोट कर लो, पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए। हाँ, मेन वर्ड को प्लूरल बनाना, राइट। हाँ सनी तिवारी, अभी मैं और एग्जांपल दूंगी, समझ में आएगा। मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल मैन सर्वेंट, बताओ इसका प्लूरल क्या होगा? कहने से सर्वेंट भी बढ़ गए और मेन भी बढ़ गए। मेन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, सर्वेंट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों इंपॉर्टेंट नाउन है, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? मेन सर्वेंट्स। क्या प्लूरल बनेगा? मेन सर्वेंट्स। चलो, मैंने एक और लिखा कमांडर इन चीफ, इसका प्लूरल बताओ क्या होगा? कमांडर इन चीफ। कहने से कमांडर ही बड़ा है, ये तो सिर्फ उसकी पोजीशन बता रहा है, इसका प्लूरल क्या होगा? एकदम सही बोला, इट विल बी कमांडर्स इन चीफ। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी बच्चे को? इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट किसी बच्चे को? नहीं? चलिए, वंडरफुल। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जब भी दो नाउन्स किसी प्रपोजिशन, दो सेम नाउन्स, टू सेम नाउन्स किसी प्रपोजिशन से कनेक्टेड होते हैं, जब भी दो सेम नाउन्स किसी प्रपोजिशन से कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय अ प्रपोजिशन। तो दोनों कैसे होते हैं? बुक आफ्टर बुक लिखूं या बुक्स आफ्टर बुक लिखूं, बताइए कौन सा सही होगा? बुक्स आफ्टर बुक्स सही होगा या बुक आफ्टर बुक सही होगा? एकदम सही बोला। विच वन विल बी करेक्ट? बुक आफ्टर बुक। मतलब जब भी दो सेम नाउन्स किसी प्रपोजिशन से कनेक्टेड होते हैं, ये जो दोनों नाउन्स होते हैं वो कैसे आते हैं? ये जो दोनों नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। बोथ ऑफ दीज नाउन्स आर सिंगुलर। ये नाउन्स कभी भी प्लूरल नहीं होते, दे आर नेवर प्लूरल। विलेज आफ्टर विलेज, बुक आफ्टर बुक, पेज आफ्टर पेज,
lecture after lecture, speech after speech, class after class. You will always use them in singular form. नोट कर लीजिए. मुझे पता नहीं चला ना 1.5 घंटा कैसे निकल गया. सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत बहुत डीप में जाके डिटेल में जाके डिस्कस करे. अब करना क्या है अगली क्लास में, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कर डालने हैं जिससे कि हमेशा के लिए माइंड में फिट हो जाए. समझ में आया सभी को अच्छे से? चलिए, वंडरफुल. अगला, हाँ 1 बजे भी क्लास है एरर डिटेक्शन की. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिखा ग्लासफुल, मैंने एक वर्ड लिखा हैंडफुल, एक वर्ड लिखा फिस्टफुल, एक वर्ड लिखा कपफुल. अगर मैं आपसे पूछूं इनका प्लूरल क्या होगा, तो क्या कोई बच्चा मुझे इन सारे वर्ड्स का प्लूरल बता सकता है? इन सारे के सारे वर्ड्स का प्लूरल क्या होगा? ग्लासेस फुल होगा या ग्लासफुल्स होगा? हैंड्स क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा इन सभी वर्ड्स का प्लूरल बनाते समय जो एस होता है वो लास्ट में लगता है, क्योंकि पूरा नाउन है बच्चे. पूरा नाउन है मतलब एस लास्ट में लगेगा. क्या बनेगा? ग्लासफुल्स. एकदम से बोला हैंडफुल्स, फिस्टफुल्स, कपफुल्स. फिस्टफुल का मतलब क्या होता है? मुट्ठी भर के. हैंडफुल का मतलब क्या होता है? हाथ भर के. ग्लासफुल का मतलब होता है ग्लास भर के. कपफुल का मतलब होता है कप भर के. तो जब भी हम इन वर्ड्स का प्लूरल बनाते हैं हम हमेशा एस जो होता है वो हमेशा और हमेशा लास्ट में लगाते हैं. ठीक है, चलिए अब हम सभी लोग 1:30 बजे मिलेंगे.